ट्यूसडे को ये डिजिटल गेमिफिकेशन डिस्कशन शुरू की थी। कैन एनीवन टेल मी कि हमने क्या डिस्कस किया था? जी ईशा कनान। मैम, हमने यही डिस्कस किया था कि गेम्स के थ्रू हम लोग क्या लर्न कर सकते हैं या हम लोग क्या सीखते हैं गेम्स के थ्रू। ओके, तो उसका मेन पर्पस गेमिंग तो नहीं था, क्योंकि जब मैंने डिजिटल कैपिटलिज्म डिस्कस किया तब भी मैंने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मेंशन किया था। तो कैन यू रिकॉल दैट प्रोजेक्ट? और गेमिफिकेशन के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मेंशन किया था। Must we talked about a lot of games. हाँ, हमने गेम्स को की बात जरूर की थी, लेकिन पर्पस क्या था? पर्पस था लर्निंग एंड एजुकेशन। हमने ये डिस्कस किया था कि बॉस्टन में इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें आईटी इंडस्ट्री के जो लोग थे वो स्कूल्स के साथ ये बात कर रहे थे कि गेम्स के थ्रू लर्निंग किस तरह एनहांस की जा सकती है। ठीक है, तो उन्होंने उसका ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो ओ लेवल ए लेवल कर रहे होते हैं और अगर वो स्पेसिफिक कोर्सेज ले लेते हैं जिसके थ्रू वो आईटी के बारे में सीख जाते हैं, तो मकसद उनको गेम खिलाना नहीं था, मकसद ये था कि उस गेम के थ्रू उनकी स्पेसिफिक लर्निंग हो जाए। फॉर इंस्टेंस गेम के थ्रू उनको अलजबरा सिखाया जाए, गेम के थ्रू उनको उनके बाकी सब्जेक्ट सिखाए जाएं। और उस दिन मेरा ख्याल है कि मरियम ने काफ़ी डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था एंड शी सेड कि जी मैं वो द गेम्स दैट शी हैज़ बीन प्लेइंग वो पेट्स के बारे में थे, फॉर इंस्टेंस कैट्स एंड डॉग के बारे में। एंड शी सेड कि उस गेम के थ्रू शी लर्नड कि हाउ टू टेक केयर ऑफ द पेट्स, तो जो कि सिंपली एक साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो हमने कुछ और गेम्स वगैरह की भी डिस्कशन की थी जिसपे हमने ये बात की थी कि ये बज़ाहिर इट लुक्स लाइक अ गेम, लेकिन एक्चुअली वो गेम जो था उसको प्ले करके जो प्लेयर था वो एक्चुअली मैथ्स के और अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था फॉर प्लेइंग दैट गेम। एक हमने वीडियो देखा था जिसमें जो एक गेमर था उसने ये कहा कि 2003 से ही हैज़ बीन इन दिस गेमिफिकेशन इंडस्ट्री, और गेमिफिकेशन को एजुकेशन के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और गेमिफिकेशन के ज़रिए लर्निंग और एजुकेशन किस तरह एनहांस की जाती है और वर्क में गेमिफिकेशन किस तरह इस्तेमाल की जा सकती है ताकि लर्नर जो है उसको जो बज़ाहिर वो गेम खेल रहा हो लेकिन एक्चुअली ही विल बी डूइंग हिज वर्क। तो इस किस्म के मुख्तलिफ सॉल्यूशंस थे और उसके अंदर हमने जो फिल्म हमने एक छोटी सी देखी थी, इफ यू कैन रिकॉल, कैन समबडी टेल मी कि उस फिल्म में उसने एक स्पेसिफिक 8 एलिमेंट्स जो डिस्कस किए थे वो 8 एलिमेंट्स क्या थे? देखिए, हमने ऑक्टैलिसिस डिस्कस किया था और मैंने आपसे ये कहा था कि ऑक्टैलिसिस के अंदर जो आपका जो गेमर था, खैर मैं दोबारा खोल लेती हूँ, ये शायद सही नहीं खुल रहा। ऑक्टैलिसिस में उन्होंने अचीवमेंट और ओनरशिप और मुख्तलिफ फीचर्स के हवाले से डिस्कस किया था कि गेमिफिकेशन जो है वो किस तरीके से 8 डिफरेंट लेवल्स पे वर्क कर रही होती है एंड हाउ इट हेल्प्स। I believe these are 8 core drives that motivate us to do everything that we do. आपको ये याद आया कि हमने ये वीडियो देखा था और इस पॉइंट पे ये जो गेमर है वो एक्चुअली मोटिवेशन की बात कर रहा है एंड ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि गेम खेलने के दौरान जो मतलब गेमर है उसकी अट्रैक्शन क्या होती है एंड व्हाई इज द लर्निंग फास्टर एंड व्हाई इज द परफॉर्मेंस फास्टर। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि एजुकेशन को फास्टर किया जाए या एजुकेशनल लर्निंग को फास्ट किया जाए थ्रू गेमिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो आपको ये जो आर्टिकल हम पढ़ रहे थे उसमें हमने Miss, बात can की I थी say कि something? जी बताइए। Miss, when he said that the world is ending, doesn't that mean that the child or whoever is playing is basically he's been what do you say, like वो he's been इस तरह की चीजों से he's been I don't know been उसको ये चीजें बचपन में ही दिखा रहे हैं, the world is ending and how negative things are going in his mind, but there are like pros and cons to everything as well.
वो आपकी बात जो है वो हो सकता है कि उसको आपको फिर एक रिसर्च क्वेश्चन के तौर पे लेके उसको अकॉर्डिंगली स्टडी करना पड़ेगा कि लर्नर के साथ हमने एक नेगेटिव बात करनी है या नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे जब हमने जिस गेमर को अभी देखा वो डिस्कस ये कर रहा था कि ऑक्टेलिसिस में 8 डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं। तो उसने आपको सिर्फ ये बताया, उसने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है। उसने ये नहीं कहा कि आप जो है वो गेम इसी तरह का डिजाइन करें कि जिसमें गेमर को ये लगे कि जी द वर्ल्ड इज एंडिंग एंड आई एम द ओनली वन जो कि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो सिंपली आपको बस ये बताने मोस्टली गेम्स बहुत ज़्यादा इस तरह से आई थिंक इस तरह से बहुत ज़्यादा जो भी गेम्स मैंने अभी तक देखी हैं आई थिंक दे वेरी वायलेंट एंड दे वेरी पता नहीं अजीब सी there's a lot of blood and there's a lot of like killing and I don't know राइट। like what kind of impact that puts on a child's mind. हाँ, तो वो आप देखिए ना, गेम्स जो हैं वो सिर्फ वायलेंट गेम्स नहीं होते और बहुत सी तरह तरह के गेम्स भी होते हैं। काफ़ी सारे गेम्स जो हैं वो एग्रेसिव तो हो सकते हैं, इवन अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं ऑनलाइन इट कैन बी एग्रेसिव, राइट? तो वो बेसिकली आपको वो सिंपली ये बात कर रहा है, देखिए अगर इफ एज अ प्लानर यू कैन कम अप विद अ डिफरेंट आइडिया कि जी मैंने ये वायलेंट के बजाय कोई और चीज़ क्रिएट करनी है, तो आप डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन इट कि हाउ सम अदर strategy will work better than this strategy of showing कि you are the only one who can save the world। तो आपको वो सिंपली एग्जाम्पल ये दे रहा था कि मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ऑल ही डिड नॉट मीन कि आप जो है वो वर्ल्ड को सेव करने के लिए ही टारगेट करें या वर्ल्ड को कोई खतरा है। ऑल ही मेंट कि कोई मोटिवेशन चाहिए होती है। और आप यहाँ पे ये जो मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ है वो सिंपली ये कह रहा है कि आपको 6 एरियाज होते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गेमिंग एक्सेट्रा। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप लर्निंग को गेमिंग से टाई अप कर रहे हैं तो फिर जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है वो कैसी है, इंडिविजुअल की मोटिवेशन क्या है, इंडिविजुअल जो है वो गेम में एंगेज कितना है, और फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स गेमिफिकेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स कोलैबोरेशन एंड सोशल अवेयरनेस। क्योंकि हमने ये बात की थी कि कुछ गेम्स जो हैं वो आप इंडिविजुअली खेल सकते हैं और कुछ गेम जो हैं वो आप दूसरी टीम्स के साथ मिल के खेल सकते हैं, ठीक है? तो वो बेसिकली वो सिर्फ ये लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लर्नर है, उसको क्या चीज़ मोटिवेट करेगी, राइट? तो जिससे उसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो, जिससे उसकी एंगेजमेंट इन लर्निंग एनहांस हो। तो वो सिर्फ एक ये गेम होना ज़रूरी नहीं है जिसका ताल्लुक ब्लडशेड से हो। वो सिंपली आपसे ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि गेमिफिकेशन से लर्निंग या एजुकेशन जो है उसको कैसे एनहांस किया जा सकता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग एंड एजुकेशन वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट एंगेजमेंट इन वर्क। फॉर इंस्टेंस हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम कितने इंटरेस्टेड हैं इन दिस डिस्कशन, राइट? तो बेसिकली it says कि जी attitude towards different चीज़ों के what kind could be the attitude and how people would collaborate to win a game together, for example। कि अगर आपको फॉर इंस्टेंस ऑनलाइन आप हॉकी ही खेल रहे हैं बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स के साथ मिलके या फुटबॉल खेल रहे हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ मिलके, तो हाउ यू वुड कोलैबोरेट विद द टीम। तो आपकी सोशल अवेयरनेस लेवल और ये सारी चीज़ें, तो उसने आपसे सिर्फ ये कहा था कि इन्होंने बहुत सारे मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज प्लान किए जस्ट टू वर्क इट आउट के मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज के थ्रू जो है वो लर्नर जो है वो कितना लर्न कर रहा है, और अगर वो लर्न कर रहा है तो उसकी लर्निंग के पीछे उसकी मोटिवेशन क्या है, उसका एंगेजमेंट लेवल क्या है, और बाकी प्लेयर्स की तरफ उसका एटीट्यूड क्या है, कोलैबोरेट कर सकता है या नहीं कर सकता, और सोशल एनवायरनमेंट जो है उसमें वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है? तो वो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि गेमिफिकेशन जो है इट कैन बी ए विनिंग अप्रोच टू मोटिवेट पीपल, कि आप उनको ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड की वायलेंस या ब्लडशेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ प्रोटेक्ट करें, लेकिन गेम के थ्रू आप लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं फॉर टीचिंग एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। आई थिंक कि हमने कुछ दूसरे जो वीडियोस आई कांट रिकॉल कि हमने उस वक्त देखे थे या नहीं देखे थे,
लेकिन यहाँ पे ये अभी तो इसने आपसे फर्स्ट की बात की ना, ये जो ऑक्टैलिसिस, इसके अंदर आपको 8 चीजें नजर आ रही थी। जो बाकी चीजें थी उसने यहाँ पे एक जगह पे मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। देखें ये वाली एक उसने प्रॉब्लम फॉर इंस्टेंस डिस्कस की कि ये एक ब्रेन प्रॉब्लम है। And that's a very engaging process. So my favorite example in Core Drive 3 is the serious game called Folded. So scientists have been trying to figure out this AIDS virus protein structure problem, and the top PhDs in the world couldn't figure this out for 15 years. So they decided to make a game called Folded, and as you can see, you have a big protein, there's things you can do with it, you have an objective such as maximizing surface space. And miraculously, this problem that no one could solve was solved by a gamer in 10 days. राइट आपने देखा कि ये ब्लड शेड की प्रॉब्लम नहीं थी, ये सिंपली एक प्रोटीन्स का इशू था जिसको उसने सिंपली ये कहा कि इन्होंने इसको एक गेम में कन्वर्ट कर दिया जस्ट टू फाइंड आउट, क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं वो इसको लर्न करने की कोशिश कर रहे थे हाउ टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, राइट। और उसने कहा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर ये जो आपको इस वक्त यहाँ नजर आ रही है कि ब्रेन के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, प्रोटीन्स किस तरीके से हाउ दे वर्क टुगेदर, तो ये टिपिकली एक साइंस का या आप कह लें ज़ूलॉजी का या एटमी रिलेटेड जो है फिजियोलॉजिकल एक क्वेश्चन है। तो उसने उसको सिंपली उसने कहा कि गेमर ने इसको प्रॉब्लम को 10 डेज के अंदर सॉल्व कर दिया, जिसको जो के स्पेशलिस्ट थे या पीएचडी थे या डॉक्टर्स थे वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो बेसिकली उसने कहा कि गेमिफिकेशन के थ्रू दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व विद इन 10 डेज। और डेफिनेटली अब गेमर जो है वो बायोलॉजिस्ट तो नहीं है, गेमर ज़ूलॉजिस्ट भी नहीं है, गेमर डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन उसने गेम के थ्रू इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया तो नेचुरली जो इसकी बाकी जो डिटेल्स हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट विल बी रिवर्टेड बैक टू दोज पीएचडीज, ताकि ये जो मुख्तलिफ प्रोटीन यहाँ पे वो परफॉर्म कर रही हैं और उसको उसने किस तरीके से जो सॉल्व किया गेमर ने, दे विल वर्क इट आउट टुगेदर और उसको सॉर्ट आउट कर देंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो बेसिकली मैं आपसे उस दिन बेसिकली यहाँ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसने ऑक्टैलिसिस में 8 डिफरेंट किस्म की चीज़ें मेंशन की थी जिनको उसने कहा कि ओनरशिप और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं हाउ दे अफेक्ट मोटिवेशन ऑफ समबडी, यू नो, क्योंकि अभी ये जो आपको एक ब्रेन रिलेटेड फंक्शन जो प्रॉब्लम नज़र आ रही थी उसको एक गेमर ने सॉल्व किया इन 10 डेज, ओके। सो बेसिकली इट मीन्स कि जो चीज़ भी आपको अदरवाइज डिफ़िकल्ट फील हो रही हो उसको उन्होंने एक विजुअल फॉर्म दे दी ना, तो जब विजुअल फॉर्म दे दी तो उसको सॉल्व करना जो है वो बेसिकली आसान हो गया। ये मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं मूक का इनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, और उसका उसने कहा कि ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ले लें और इन कोर्सेज के थ्रू यू कैन लर्न और इन कोर्सेज के थ्रू यू कैन सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वो बेसिकली इवन आप देखें कि फिलहाल तो हम कितने सालों से बेसिक इस चीज़ को एक लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स या बच्चे जो ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं उनका फैमिली में इंटरेस्ट कम होता है, दे आर आइसोलेटेड। मतलब साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी एक क्वेश्चन के तौर पे इस इशू को रेज किया हुआ था कि ऑनलाइन लाइफ जो है उसकी वजह से आपकी आइसोलेशन इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन at this point we are learning कि it really depends on the type of activities that these people are engaging in, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसने एक्चुअली आपको वो ये कह रहे हैं कि गेमिफिकेशन कैन बी अडॉप्टेड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ मूक यूजर एंगेजमेंट, यानी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जो हैं वो गेमिफिकेशन के थ्रू एंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो बायोलॉजी की जो अभी आपने देखी कि जो चीज़ 15 ईयर्स से सॉल्व नहीं हो रही थी वो गेमर ने 10 डेज के अंदर सॉल्व कर दी, राइट।
तो वो नेचुरली गेमर जो भी था वो उसको बहुत नॉन स्टॉप ही काइंड ऑफ खेल रहा होगा, बिकॉज ही कुड वर्क इट आउट विद इन 10 days कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सो यहाँ पे ये आपसे सिंपली सिर्फ ये कह रहा है कि गेमिफिकेशन में कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट, कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू जो यूजर है या प्लेयर है या गेमर है, he has he is extremely interested in winning a particular game, और उस winning के दौरान he actually learns all the things related to the solution of a particular problem। ठीक है, तो मैम अगर यहाँ पे अगर मैं GTA वाई की बात करूँ तो मैं लाइक वो गेम खेलती थी, तो मैम उस गेम में बेसिकली ये होता था कि लाइक आपको पूरी कंट्री के नेम्स याद होते थे, और जब आप वो गेम खेल रहे थे तो उसकी इंग्लिश जो थी वो भी बहुत हाई होती थी, लाइक उससे आपको इंग्लिश भी आप सीखते थे और कंट्रीज के नेम भी आपको याद होते थे, और आपको गेम खेलते हुए कोर्स लगाने पड़ते थे। ऑलराइट, तो मैम आई थिंक उससे काफी लर्निंग होती थी। So basically you are saying कि you were learning about countries while playing that game। तो आप ये ठीक है, तो वो काफी स्पेसिफिक एलिमेंट्स होगी एंड इट्स आल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग कि आप क्या क्या लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि एक तो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से यू आर लर्निंग, और नंबर 2 उनका इफेक्ट क्या है। जब आप गेम्स खेल रहे होते हैं, फॉर इंस्टेंस somebody talks about social isolation in your immediate environment, so that can be effect of a game। तो वो यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि दिस मैंने आपसे उस दिन ये भी कहा था कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल एक्चुअली रिव्यू कर रहा है ऑल काइंड ऑफ लिटरेचर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि इस टॉपिक के ऊपर इससे पहले अगर 100 रिसर्चेस हुई हैं या 200 पेपर्स लिखे गए हैं, तो ही इज लुकिंग एट ऑल ऑफ दोज पेपर्स जस्ट टू राइट वन पेपर। ठीक है, तो वो फिर ये कह रहा है कि इफेक्टिव गेमिफिकेशन के लिए फिर हमें कौन सी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए कि व्हाट विल मेक पीपल इंटरेस्टेड इन गेम्स और इन लर्निंग थ्रू गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये देखिए उसने कहा गेमिफिकेशन हैज बीन अप्लाइड द मोस्ट इन एजुकेशन, और उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ गेमिफिकेशन जो हैं वो उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर दे ट्राइड लर्निंग के फेस टू फेस एनवायरनमेंट में अगर स्टूडेंट गेम्स खेल रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है, और या फिर ब्लेंडेड सिचुएशन विच मीन्स कि अगर वो फेस टू फेस यानी आपकी प्रेजेंस में नहीं भी खेल रहे या ऑनलाइन वो खेल रहे हैं तो क्या चीज़ें होंगी जो कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लर्निंग परफॉर्मेंस की बात हो रही है कि उस परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगे। सो बेसिकली आप लोगों ने ट्यूसडे की डिस्कशन में यू वर टॉकिंग अबाउट बैचेस, यू वर टॉकिंग अबाउट लाइक लीडरशिप बोर्ड्स एक्सेट्रा। तो गेमर्स जो हैं, मरियम अभी जो आपने गेम मेंशन किया उसके अंदर बैचेस होते थे या लीडरशिप बोर्ड होता था या कोई और? उसमें हमें कोर्स लगाने पड़ते थे। मैम वो फ्री वर्ल्ड गेम है एक तरह से, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली उसके अंदर But there's this one game that I think I've played my entire childhood. It was called Hangman. Okay. It was about how you had to like guess letters, and while you were guessing the letters, it would form an entire word while a man is hanging. And I have. Are you familiar with it? नहीं, आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट पर्टिकुलर गेम, लेकिन आप तो फेमिलियर है ना, तो फिर आपकी देखें आप यू आर एक्चुअली टेलिंग मी कि यू वर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स व्हाइल प्लेइंग दैट गेम्स, ऐसे ही है ना रिमशा? जी जी जी। हाँ, तो वो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी लर्निंग एटलीस्ट वोकेबुलरी वाइज तो हो रही थी। और हैंगमैन, उसका नाम हैंगमैन क्यों था? उस पे कोई हैंगिंग रिलेटेड फीचर्स भी थे या क्या चीज थी? जी मिस, there was a hanging man and every time we guessed a wrong letter उसकी I think कोई body part type I think cross out हो जाता था and he was like closer to dying. अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अल्टीमेट मोटिवेशन होती थी कि आप उसको सेव करें
एंड कीप हिम हेल्दी वगैरह वगैरह ना। तो बेसिकली वो इसीलिए आपसे ये बात कर रहे हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स होंगे जो आपका लेवल ऑफ एंगेजमेंट इंक्रीज करेंगे, राइट। ये उसने कहा कि लेवल ऑफ एंगेजमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर बेसिकली अपने रिव्यू के थ्रू ये बता रहा है कि ही फाउंड 40 डिफरेंट गेम एलिमेंट्स जिनको जो मुख्तलिफ किस्म के जो गेम्स हैं वो यूज कर रहे थे फॉर मोटिवेटिंग द यूजर और प्लेयर, ठीक है। तो उसने कहा कि इसमें उसको नजर आया कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स लाइक लीडर बोर्ड्स, ट्रॉफीज एंड बैचेस, पीयर ग्रेडिंग, इमोशनल फीडबैक, ठीक है। तो 10 गेम एलिमेंट्स में वो आपको ये बता रहा है कि आपको पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल पे पॉइंट्स दे रहा होता है, वर्चुअल गुड्स दे रहा होता है। फॉर इंस्टेंस उसने आपको मुख्तलिफ चीजें मिल जाती है ना वाइल प्लेइंग अ गेम, जिसको आप समझते हैं कि जी ये आपको एक चीज अगर मिल गई है, वर्चुअल गुड्स यू हैव रिसीव्ड, तो उससे आपके पॉइंट्स भी इंक्रीज हो रहे होते हैं, आपके ट्रॉफीज बैजेस इंक्रीजिंग हो रही होती हैं। एंड इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट, तो पीयर ग्रेडिंग और इमोशनल फीडबैक, ये तमाम चीजें जो हैं वो फंक्शन कर रही होती हैं वाइल प्लेइंग अ पर्टिकुलर गेम, और मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे उसने ये मुख्तलिफ मतलब एक सेकंड रिसर्च जो उसने बात की, ये जो पहली थी फर्स्ट रिसर्च, उसने कहा कि जो उसको मूक के मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज के जो मुख्तलिफ गेम्स मिले, उसको उसमें इस किस्म के गेम एलिमेंट्स नजर आए, राइट। फिर दूसरी वो कह रहा है कि जो बाकी रिसर्च पेपर्स को वो देख रहा था, तो उसको कुछ ऐसे गेम्स नजर आए जिसमें रीइंफोर्समेंट ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स थी, राइट। तो सोशल एस्पेक्ट्स जिसका मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन गेम के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं, तो आर यू प्लेइंग इट अलोन और आर यू प्लेइंग इट विद डिफरेंट पीपल, ठीक है। तो वो जब आप कोलैबोरेट करके प्ले कर रहे होते हैं, तो उसमें नेचुरली इफ अ टीम इज प्लेइंग, तो रीइंफोर्समेंट ऑफ सोशल एस्पेक्ट तो नेचुरली होगी। तो लर्निंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट हो रही होती है, राइट। तो उसके बाद उसने ये एक बिनती मोहम्मद एंड नूर हिशाम एंड सुलेमान, इनकी बात कर रहा है कि इन्होंने किस किस्म के रिसर्च पेपर्स लिखे हुए थे, कि ये बात कर रहे थे, ये पेपर्स इस पेपर में ये तीनों ऑथर्स ये बात कर रहे हैं, सॉरी बिनती मोहम्मद, नूर हिशाम एंड सुलेमान, 2 लोगों की बात कर रहे हैं कि ये they were talking about scores या progress bars या group activities and rewards and badges, के इन्होंने 2 तरह के ग्रुप्स बना लिए रिस्पोंडेंट्स के, फॉर इंस्टेंस, जिनको आई एम नॉट श्योर कि आप इस वर्ड से फेमिलियर हैं कि एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। आर यू फेमिलियर विद दीज टर्मिनोलॉजीज? Yes, miss. ऑल राइट। तो रिमशा, व्हाट इज अ कंट्रोल ग्रुप? Miss, control group and experiment group is, I think, when there's a standard set and which makes the project क्या कहते हैं, there's a controlled environment के लिए, या एक controlled एक चीज होती है जो एक basic standard होता है for that, like a set experiment, और फिर बाकी आगे। हाँ, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, मिस ठीक है। बेसिकली जो अगर अक्सर फार्मिंग में भी यूज होता है, जो अभी न्यू फार्मिंग टेक्निक्स आई हैं, जी जी उसमें कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर होता है, उसकी हीट होती है और वाटर लेवल्स होते हैं। तो ओके, इज इट सेम थिंग कंट्रोल ग्रुप? नहीं, इट्स नॉट द सेम थिंग। मैं आपको बताती हूँ कंट्रोल ग्रुप, क्योंकि वो ये स्टडी कर रहा है ना कि गेमिफिकेशन से लर्निंग एनहांस हुई कि नहीं एनहांस हुई, राइट। तो चूंकि वो गेमिफिकेशन एंड लर्निंग की बात कर रहा है, तो ही इज टॉकिंग अबाउट 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, जिसमें से एक ग्रुप में अगर आप सपोज कि यू आर पुटिंग 10 पीपल इन ईच ग्रुप, तो उसमें 10 पीपल इन वन ग्रुप जो हैं, जिसको आप कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट ग्रुप है ये हमारा, और दूसरे 10 पीपल इन दी अदर ग्रुप, उसको आप कहेंगे कि ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप्स को एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के तौर पे आप डिफाइन कर देंगे, और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है उसको आप गेम के थ्रू एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, और जो कंट्रोल गेम ग्रुप है उसको आप नॉन गेमिफाइड
चीजें देंगे, राइट? तो ये मतलब कंट्रोल ग्रुप जो है के लोग जो हैं वो गेम्स नहीं खेलेंगे एंड दे विल ट्राई टू लर्न द सेम थिंग्स। और जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है उसमें गेम के थ्रू लर्निंग होगी। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जब एक ग्रुप को गेम के थ्रू लर्न करवाया और दूसरे को विदाउट द गेम लर्न कराया, ये लिखा हुआ ना कंट्रोल ग्रुप नॉन गेमिफाइड, तो दोनों में वो ये कह रहा है, दोनों ग्रुप्स में यहाँ पे इज सेइंग कि देयर वर 31 यूजर्स, और जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप में उसमें जब दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट्स कंपेयर किए तो उसको लगा कि इस पर्टिकुलर ऑथर के यानी बिनती मोहम्मद और नूर शाम और सुलेमान, इनको ये लगा कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं थी इन लर्निंग विद थ्रू गेम्स और विदाउट द गेम्स। देखें वो ये कह रहा है कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस फॉर एंगेजमेंट, क्योंकि वो सिर्फ एंगेजमेंट लेवल स्टडी कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट ग्रुप में जो लोग हैं जो गेम के बगैर लर्न कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट ग्रुप में लोग हैं वो गेम से लर्न कर रहे हैं और कंट्रोल ग्रुप में विदाउट द गेम लर्न कर रहे हैं। तो उसको ये लगा कि दोनों ग्रुप्स की जो लर्निंग है वो उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो बिनती मोहम्मद नूर हशाम की जो स्टडी है वो एक्चुअली ये शो कर रही है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप गेम से लोगों को सिखा रहे हैं या विदाउट गेम सिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ये नेवियो मार्को एंड सोलार्जो गार्शिया, इनकी उसने बात की कि इन्होंने उससे भी बड़ी स्टडी की। देखें इसने यहाँ पे 31 लोग डाले हुए थे दोनों ग्रुप्स में, राइट? लेकिन ये जो मार्को एंड गार्शिया स्टडी कर रहे हैं, इनकी स्टडी में 3250 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट? और इस स्टडी में ये देख रहे हैं कि ये लोग ये 3250 पार्टिसिपेंट्स जो गेम्स खेल रहे हैं उसमें गेम्स के दौरान दे आर गेटिंग बैचेस एंड दे आर आल्सो गेटिंग कारमा पॉइंट्स, ठीक है। तो और वो कह रहे हैं कि ये सोशल ओरिएंटेड स्कोरिंग है, विच मीन्स कि ये जो प्लेयर्स हैं या गेमर्स हैं इनके ये किसी सोशल एनवायरनमेंट में प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो 3250 पार्टिसिपेंट्स का, तो इनको ये लगा, इन्होंने जब अपने इसके रिजल्ट्स कंपाइल किए कि हाउ द पार्टिसिपेंट्स आर लर्निंग थ्रू प्लेइंग, तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कारमा पॉइंट्स एंड कंप्लीशन रेट्स, कि गेम को कितने लोग कंप्लीट कर रहे थे। इसमें और चीजें भी होती हैं कि आप कौन से लेवल पे गेम खेल रहे हैं और किन लोगों ने उसको बीच में छोड़ दिया, कि इन्होंने पूरा गेम खेला, तो अगर इफ समबडी कीप्स ऑन लूजिंग तो फिर वो डीमोटिवेट होगा, राइट? तो फिर मे बी ही वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग दैट पर्टिकुलर गेम। तो वो बेसिकली दे आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न कि क्या चीज होगी जिससे लोगों में मोटिवेशन हो कि दे शुड कंप्लीट अ गेम, क्योंकि अगर वो गेम को कंप्लीट कर लेंगे या उसके सारे लेवल्स कवर कर लेंगे तो कंप्लीशन रेट जो है वो इंक्रीज होगा, और जिसका मतलब है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वो सिंपली ये कह रहा है कि हाई कंप्लीशन रेट्स वर द वंस विद हायर कारमा पॉइंट्स, यानी जिन लोगों को, जो प्लेयर्स जिनको ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे थे वो मोस्टली गेम्स जो हैं वो ज्यादा आसानी से कंप्लीट कर रहे थे। तो बेसिकली वो उसके कहने का मतलब सिंपली ये था कि गेम खेलने के दौरान वट एवर रिवॉर्ड पॉइंट्स यू आर गेटिंग, बैचेस और स्कोर्स जो आपको मिल रहे होते हैं, दैट बिकम्स अ वे ऑफ मोटिवेशन। और आपको पता होता है, प्लेयर को पता होता है, गेमर को पता होता है कि जी मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, व्हाई आई एम प्लेइंग दिस पर्टिकुलर गेम, और अगर उसको वो गोल अचीव हो जाए तो उसकी मोटिवेशन हायर रहती है फॉर मोटिवेशन हायर रहेगी तो परफॉर्मेंस विल बी ग्रेटर, एंड एट द सेम टाइम जो गेम के कंप्लीशन जो है वो ज्यादा लोग गेम कंप्लीट कर रहे होंगे, और अगर ज्यादा कंप्लीट कर रहे होंगे तो यू आर सेइंग कि मोर पीपल आर लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कंट्रोल ग्रुप का और एक्सपेरिमेंट ग्रुप का मतलब क्लियर हो गया हारिस आपको, कि दोनों ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ पीपल होता है और एक ग्रुप जो है वो गेम खेल रहा होता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप जो है वो गेम नहीं खेल रहा होता, और फिर उन दोनों ग्रुप्स की वो लर्निंग कंपेयर करते हैं। जी मैं समझ आ गया जी, ठीक है। तो वो बेसिकली कंट्रोल ग्रुप का मकसद जो होता है वो ये होता है कि किस ग्रुप के लोग जो हैं वो कंट्रोल के तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं और किस ग्रुप के लोग जो हैं वो उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग,
कि गेम्स के थ्रू लर्निंग है या नहीं है, गेम्स के थ्रू परफॉर्मेंस ज़्यादा हुई या नहीं हुई, और गेमिफिकेशन जो है उससे सोशल अप्रोच इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि आप परफॉर्मेंस स्टडी करना चाह रहे हैं या सोशल अप्रोच स्टडी करना चाह रहे हैं। ओके, इट्स बेसिकली योर डिसीजन कि मैं क्या स्टडी करना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, तो वो सिंपली आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको सिर्फ ये बता रहा है कि वो जो मुख्तलिफ रिसर्चेस को देख रहा था, चाहे वो 100 या 200 रिसर्चेस थी, तो उनमें वो क्या ढूंढ रहा था, उसमें ये देख रहा था कि कौन सी रिसर्च जो है वो गेम पे फोकस कर रही है, कौन सी ई लर्निंग पे फोकस कर रही है, कौन सी एजुकेशन पे फोकस कर रही है, और कौन सी रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रही है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया विद द यूजर्स और या इवैल्यूएशन की। और ये सारी उसको आर्टिकल्स, ये उसने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताए हुए हैं कि जब वो आर्टिकल्स ढूंढ रहा था इस टॉपिक पे तो उसको ये कितने आर्टिकल्स मिले, यू नो। तो ये राइट साइड पे उसने सिर्फ नंबर्स बताए हुए हैं कि फर्स्ट सर्च जो था वो मैसिव ऑनलाइन लर्निंग और एक्सपेरिमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपेरिमेंट ढूंढ रहा था, तो उसको 800 आर्टिकल्स मिले। तो नेचुरली फिर उसने फिर वो ये कह रहा है कि मैंने 200 एब्स्ट्रैक्ट्स को देखा और उसके बाद उस 200 में से 66 आर्टिकल्स निकाल के उसने रिव्यू के लिए सेपरेट किए। तो विच मीन्स कि ये जो उसने ये वाला आर्टिकल जो हम देख रहे हैं ये एटलीस्ट बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ 66 डिटेल्ड आर्टिकल्स है, ठीक है। तो अब ये आपको ये देखें, यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि वो कौन से 24 एलिमेंट्स हैं जो गेमर को इंटरेस्ट लेने में हेल्प करते हैं इन अ पर्टिकुलर गेम। तो अगर वो इंटरेस्टेड होगा या मोटिवेटेड होगा तो नेचुरली ही विल बी लर्निंग। तो वो ये कह रहा है कि उनमें उसको नजर आया बैचेस के विच आर एक्सटर्नल रिवॉर्ड पॉइंट्स, के जब कोई गेम खेल रहा होता है तो आपको बैचेस मिल रहे होते हैं। फिर उसने कहा कि लीडरशिप बोर्ड, जिसमें कंपैरिजन जो है वो आपको एनेबल करता है कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन रिलेशन टू अदर्स। तो जब आप देख रहे होते हैं कि जी मैं 10 लोगों के साथ खेल रहा हूँ और मैं नंबर 2 हूँ या नंबर 3 हूँ, तो नंबर 2 एंड 3 जो है फिर दे आर ट्राइंग हार्डर टू गेट टू पोजीशन 1, तो क्योंकि उनका गोल चेंज हो जाता है ना। और अगर सपोज के लीडरशिप बोर्ड पे 10 लोगों का ही सिर्फ नाम आ रहा है लेकिन एक्चुअली 30 पीपल आर प्लेइंग, तो बाकी 20 जो हैं दे विल बी ट्राइंग वेरी हार्ड कि उनका भी लीडरशिप बोर्ड पे नाम शामिल हो जाए, राइट। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि लर्निंग को एनहांस करने के लिए उनको क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। तो बैचेस इज वन स्ट्रैटेजी, लीडरशिप बोर्ड इज अनदर स्ट्रैटेजी, पॉइंट्स फॉर इंस्टेंस के जी मेरे 1000 पॉइंट्स हैं या मेरे 1 मिलियन पॉइंट्स हैं, तो वो ये कह रहा है कि न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेयर सक्सेस जो है वो पॉइंट्स के थ्रू होती है, एंड दीज पॉइंट्स कैन आल्सो बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर द प्लेयर, क्योंकि वो स्कोर और रैंकिंग के बारे में फिर बात करते रहते हैं कि किसका कितना स्कोर है। और फिर एट टाइम्स जब आप गेम खेल रहे होते हैं, आर यू फेमिलियर विद दिस टर्म यानी फीडबैक, कि गेम खेलने के दौरान अचानक आपकी स्क्रीन पे कोई मैसेज अपीयर हो गया और वो मैसेज जो है वो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और इट्स गिविंग यू अ क्लू कि आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, what will help you in becoming one of the persons on the leadership board, या बैचेस आपके किस तरह इंक्रीज होंगे। तो वो ये कह रहा है कि गेम खेलने के दौरान जो आपको मुसलसल फीडबैक मिल रहा होता है दैट आल्सो हेल्प्स इन मोटिवेटिंग पीपल, कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको किसी को मारना है तो अचानक आपको फीडबैक मिल गया कि कोई आपके पीछे खड़ा है जिसको आपने नोटिस नहीं किया था, राइट। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहती है। और फिर वो ये कह रहा है कि गेम खेलने के दौरान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के क्विजेज या प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपीयर होते रहते हैं स्क्रीन पे, जिसको या तो आप सोलो या टीम मोड में सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। तो चैलेंजेस जो हैं उसको जब आपको सॉर्ट आउट करने की एक होती है कि मोटिवेशन होती है कि मुझे इस चैलेंज को सॉर्ट करना है, तो दैट कीप्स यू मोटिवेटेड फॉर प्लेइंग द गेम। आप इन चीजों से एग्री करते हैं कि नहीं करते? यस मैम। राइट। अच्छा, उसके बाद उसने ये कहा कि जब आप अपनी फॉर इंस्टेंस गेम के अंदर भी हो सकता है लाइक्स का फीचर, और लाइक्स को वो ये कह रहा है कि लाइक्स जो है इट्स एक्चुअली अ सोशल फीचर।
आप देखें अगर आपकी फेसबुक पे भी जो लाइक्स है वो एक्चुअली सोशल फीचर ही है ना, कि कितने लोग आपकी इस चीज को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसको वो ये कह रहा है कि सोशल फीचर है विच इज रैपिडली वाइडली स्प्रेड ऑन सोशल नेटवर्क्स। फॉर इंस्टेंस आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अगर आप अपने स्कोर्स या कोई चीजें पोस्ट कर रहे हैं और लोग उस पे जो कमेंट्स लिख रहे होते हैं, यू आर ऑलवेज नेचुरली इंटरेस्टेड इन कमेंट्स, राइट। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये एक और फर्दर मोटिवेशनल एलिमेंट होता है, लाइक्स वाला जो सोशल फीचर है जो आपको मोटिवेटेड रखता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, राइट। और उसके बाद उसने आपसे बात की कम्युनिकेशन चैनल्स की, विच मीन्स के फॉर इंस्टेंस अगर एक टीम में लोग खेल रहे हैं तो वो एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे होते हैं जो कि पब्लिक या प्राइवेट किस तरह का भी मैसेज होगा, ठीक है। और जिसका मतलब ये है कि अगर इफ प्लेयर्स कैन सेंड मैसेजेस टू द अदर प्लेयर्स, तो ये जो है दिस टाइप ऑफ चैटिंग आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल लर्निंग थ्रू गेम्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा अगला एलिमेंट उसने मेंशन किया नैरेटिव के नाम से। तो नैरेटिव को उसने कहा है कि पीपल ऑफन कंफ्यूज नैरेटिव विद स्टोरी टेलिंग। नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग एक चीज नहीं होती, लेकिन नैरेटिव जो है उसको आप मतलब जब भी आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, तो और आई हैव अचीव्ड दिस लेवल, तो इसका मतलब ये है कि वो नैरेटिव जो क्रिएट हो रहा होता है ड्यूरिंग प्लेइंग अ गेम, दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसने कहा कि फिर मुख्तलिफ गेम्स के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, जिसको आप कहते हैं एमेचर लेवल, फिर कोई मिडल लेवल या कोई उसका हायर लेवल। तो वो ये कह रहा है कि लेवल्स जो हैं दे आर रिलेटेड टू गोल्स एंड हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डिफिकल्टी। तो आपको ये पता होता है कि जी मैं किस लेवल तक खेल सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस पीपल नेवर एक्सीड लेवल 1 या पीपल नेवर एक्सीड नेवर 20, तो या फिर उनको पता होता है कि डिफिकल्टी लेवल कहाँ पे जाके इंक्रीज हो जाएगा। तो वो जो लेवल्स की एक रेस है वो बहुत चैलेंजिंग हो सकती है फॉर द गेमर्स एक्सेट्रा, ठीक है। और फिर उसने कहा कि आपको प्रोग्रेस बार्स नजर आते रहते हैं, तो जो प्रोग्रेस बार्स होते हैं वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, कि आप अपना गेम कैसे इम्प्रूव करेंगे। फिर टीम्स होती हैं जिसमें पीपल कोलैबोरेट विद ईच अदर। फिर उसने कहा कि मुख्तलिफ गेम्स में एजेंट्स भी हो सकते हैं, राइट, और एवटार्स भी हो सकते हैं। तो एजेंट को वो ये कह रहा है कि एजेंट इज अ वर्चुअल कैरेक्टर जो कि सिस्टम जनरेट कर देता है। तो कैन यू रिकॉल एजेंट फ्रॉम अ गेम, कि आप गेम खेल रहे हों और उसमें आपको एजेंट की तरह की कोई चीज नजर आई हो? मैम यस मैम, ये हर गेम्स के अंदर आपको एजेंट्स मिलते हैं, उनकी डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, so you can choose any one of them. ऑल राइट, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो एजेंट है ये सिस्टम जनरेटेड होता है, ये Yes, ma'am. यूजर नहीं जनरेट करता है, मतलब यूजर नहीं क्रिएट करता, आप खुद नहीं क्रिएट कर रहे, ये सिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा कि मेडल्स हैं अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड, के जब आपको मेडल्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं तो वो उसको अब आप देखें कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जितने भी उसने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उन एलिमेंट्स के सामने उसने ये नंबर लिखा हुआ है 47, 51 to 71। तो बेसिकली वो आपको सिर्फ, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये चैप्टर जो हमने खोला हुआ है, इफ इट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ 200 चैप्टर्स रिटन अर्लियर, तो वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि जो मैं 200 चैप्टर्स मैंने देखे हैं उनमें से चैप्टर 47, चैप्टर 51 एंड चैप्टर 71 ये आखिर में उसने रेफरेंसेस दिए होंगे। तो वो ये कह रहा है कि ये 3 साइटेशंस जो हैं ये उन चैप्टर्स की हैं जो बैचेस के बारे में बता रहे हैं कि बैच जो है वो कैसे मोटिवेट करता है टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस। फिर उसने, आप ये देखें, सबसे ज्यादा ये चैप्टर्स मेंशन किए हुए हैं लीडरशिप बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे उसने 51 to 55 यानी 5 चैप्टर्स तो यही हैं, 8, 9, 10, 11, 12,
कोई 15 डिफरेंट पेपर्स उसको मिले लीडरशिप बोर्ड्स के ऊपर। तो ही सेइंग कि ये 15 पेपर्स में उसको नजर आया कि लीडरशिप बोर्ड का क्या ताल्लुक है परफॉर्मेंस के साथ या मोटिवेशन या लर्निंग के साथ, राइट। तो मैं आपको सिर्फ ये यहाँ पे, चूंकि ये लिटरेचर रिव्यू था एक किस्म का, तो ही इज जस्ट टेलिंग यू कि इसने कितने चैप्टर्स में किस किस एलिमेंट के ऊपर डेटा उसको मिला, क्योंकि आई टोल्ड यू कि ही इज टॉकिंग अबाउट 24 डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि गेम्स में यूज हो रहे होते हैं, राइट। तो हमने अभी तक 13 देखे थे, नंबर 14 पे उसने लिखा हुआ है एवाटार, ठीक है। एवाटार इज द वर्चुअल वर्जन ऑफ द प्लेयर एंड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड, और वो ये कह रहा है कि ये एवाटार बनने की जो एक मोटिवेशन होती है उसकी वजह से भी गेमिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही होती है। उसके बाद ही सेज के गेम्स में और चीज़ें जो नज़र आती हैं, उसने नंबर 15 पे लिखा ट्रॉफीज, के ट्रॉफीज जो है इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड जिसको अचीवमेंट के लिए परफॉर्मेंस एनहांस हो रही है। फिर देन ही सेड के टाइम लिमिट जो है दैट इज अनदर एलिमेंट, क्योंकि जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो किस गोल को आपने कितनी देर में कंप्लीट किया, टाइम लिमिट आपको अक्सर मिल रही होती है, ठीक है। फिर ये कि आपको मुख्तलिफ टास्क मिलते रहते हैं वाइल प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। फिर वो ये कह रहा है कि गेम के दौरान आपको वर्चुअल करेंसी भी मिल सकती है, अ टाइप ऑफ रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल मनी। तो वो ये बेसिकली ये कह रहा है कि वर्चुअल करेंसी इज अनदर टाइप ऑफ थिंग जिससे आपकी परफॉर्मेंस या मोटिवेशन एनहांस हो सकती है, ठीक है। और फिर देन ही सेड के पर्सनलाइजिंग फीचर्स गेम्स के अंदर होते हैं। आई थिंक एवरीबडी इज फेमिलियर विद पर्सनलाइजिंग फीचर्स। आप लोग जो मुख्तलिफ गेम्स की बात कर रहे थे, फॉर इंस्टेंस अगर आपने टेकन की बात की या कॉल ऑफ ड्यूटी की बात की, तो यू आर फेमिलियर कि जी पर्सनलाइजिंग फीचर्स क्या होते हैं। आपने आपके जो प्लेयर है उसको कैसा नजर आना चाहिए, उसका ड्रेस कैसा होना चाहिए, उसके वेपन्स कौन से होने चाहिए, वो तमाम चीजें यू कैन सिलेक्ट। तो आपको ये लगता है कि अगर मैं इसको ये वाले, क्योंकि सर्टन पर्सनलाइजिंग फीचर्स आर लिंक टू सर्टन काइंड ऑफ स्ट्रेंथ्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको लगता है कि अगर मैं ये वाला लूंगा तो शायद मैं ये गेम ज्यादा बेहतर विन कर सकूंगा और आई विल परफॉर्म बेटर, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो पर्सनलाइजिंग फीचर्स जो होते हैं उसकी वजह से भी मोटिवेशन या परफॉर्मेंस एनहांस हो सकती है। फिर गेम्स के अंदर एक ये मिशन का एलिमेंट होता है, मिशन कंप्लीटेड, ठीक है। तो मिशन का जो वर्ड है ये आपको वैसे ही चैलेंजिंग एक एलिमेंट होता है जो कि मोटिवेट कर सकता है टू कंप्लीट अ मिशन। फिर उसने कहा कि रीप्लेएबिलिटी, कि अगर आपको ये ऑप्शन मिल रही हो कि यू कैन रीप्ले दिस पार्ट, तो रीप्लेइंग जो है किसी एक्शन का, वो भी एट टाइम्स मोटिवेटेड हो सकता है कि आप इस पार्ट को या तो दोबारा रीप्ले कर लें या आप उसको रीप्ले करके देख लें। फिर ही सेइंग कि जो आप गेमिफिकेशन में गोल इंडिकेटर्स होते हैं और उसके अलावा सेंस ऑफ कंपटीशन होता है इफ यू आर प्लेइंग विद समबडी एल्स। और फिर के विन स्टेट के जो विनर होता है उसको हाउ द विनर फील्स। तो ये सारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो ये कह रहा है कि इन सारे एलिमेंट्स का ताल्लुक है विद परफॉर्मेंस, विद मोटिवेशन, विद कंप्लीशन का जो एक डिजायर है दैट आई वांट टू कंप्लीट इट। कितने लेवल्स मैंने कंप्लीट किए या कितने लेवल्स मेरी ट्रॉफीज कितनी है और मेरी रिवॉर्ड्स कितने हैं, या वेयर आई स्टैंड ऑन दी लीडरशिप बोर्ड। तो वो ये कह रहा है कि ये तमाम चीजें जो हैं वो इनका लर्निंग और एजुकेशन से ताल्लुक क्रिएट किया जा सकता है और ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैम जी जी मैम इधर अगर हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जैसे आजकल की जो गेम्स होती हैं वो ज्यादातर डिसीजन रिलेट्स होती हैं, कि वो आपके ऊपर मैटर करते हैं कि आप कौन सा चूज करेंगे या तो चॉइस प्रिफर करेंगे, फिर ही गेम चलेगी। अब मैम एक गेम थी डिट्रॉइड जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी एक मर्डर की। सो द होल इन्वेस्टिगेशन वाज गिवन टू यू
कि आप कैसे कौन सा डिसीजन लेंगे, इस साइड पे कौन सा उधर प्रेफर करेंगे. So don't you think कि even that is a learning process? देखिए वो डेफिनेटली डिसीजन की एबिलिटी, आप डू यू थिंक कि उस डिसीजन को इस मिशन से आप इक्वेट कर सकते हैं? ये नंबर 20 पे जो मिशन लिखा हुआ है कि मैम अगर ये मिशन, या इट कैन बी कनेक्टेड विद मिशंस, क्योंकि मैम बेसिकली मिशंस के अंदर यही होता है ना कि आपको एक चैलेंज दे देते हैं कि आपको इधर अचीव करना है ये चैलेंज. सो आई थिंक यस कि उधर भी यही है कि अब इन्वेस्टिगेशन है कि जो क्राइम है उसको आपको पकड़ना है. सो आई गेस दैट कैन बी रिलेटेड एज वेल. हाँ, सो डेफिनेटली आप डेफिनेटली यू कैन ऐड इट टू दिस लिस्ट कि डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी, यानी आपको जो पावर्स मिली हैं, जो पावर्स आपके पास हैं, दैट यू कैन मेक डिसीजंस के कौन सा फैक्ट यस आपने इस्तेमाल करना है, कौन सा इग्नोर करना है. तो ये बेसिकली इसमें यहाँ पे नंबर 5 पे चैलेंजेस का भी लिखा हुआ है ना. तो ओके. आई एम श्योर कि ये जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मिशन जो है उस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा जो कि आप कह रहे हैं, तो आप उसको डेफिनेटली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ लिस्ट में, राइट. आप आपका गोल इंडिकेटर जो है, उस गोल इंडिकेटर भी नहीं डिफाइन कर रहा डिसीजन को जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं. यू वुड नो इट बेटर बिकॉज यू कैन प्लेइंग इट. तो आपको लगता है कि गोल इंडिकेटर उसको डिस्क्राइब कर रहा है उसामा? नहीं मैम, गोल इंडिकेटर बिकॉज मैम जो मैं बात कर रहा हूँ इसके 2 आउटकम्स हो सकते हैं. यू नेवर नो द आउटकम, कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. द आउटकम मे बी मे बी बैड और इट मे बी गुड. सो द गोल इंडिकेटर की अगर हम लोग बात करें, ये हर दफा इट्स इन अ पॉजिटिव वे कि अच्छा अगर आप ये करेंगे आपको अचीवमेंट मिलेगी. बट देन द थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, वो इट कैन गो नेगेटिव एज वेल. क्या अगर आपने कहीं गलत डिसीजन ले लिया तो गलत प्रूव मिल गया, आपको गलत कुछ हो गया. सो आई डोंट थिंक सो. अच्छा, चलें ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि गेम में आप एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 25 पे, कि आपकी एबिलिटी टू मेक डिसीजंस है, राइट, वाइल प्लेइंग अ गेम, जिसके नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं. तो नेचुरली आपको अपने काम का जो है वो इम्पैक्ट क्योंकि राइट अवे नजर आ जाएगा, तो यू कैन डेफिनेटली से कि यू वांट टू ऐड डिसीजन मेकिंग एट नंबर 25, जो कि प्लेयर को एक्चुअली ये पावर्स देती है कि ही कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ हिज गुड एंड बैड डिसीजंस, राइट. तो नेचुरली आप यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगी, एंड एट द सेम टाइम यू आर लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन इन दैट पर्टिकुलर, जिस यस गेम मैम. की बात कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट के मुख्तलिफ गेम एलिमेंट्स का लर्नर के बिहेवियर पे इफेक्ट क्या होता है, राइट. तो वो जो इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये 6 पॉइंट्स उसने पहले भी मेंशन किए थे बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से एक बिहेवियरल पॉइंट है परफॉर्मेंस क्या होगी, नंबर 2 मोटिवेशन क्या होगी, नंबर 3 लेवल ऑफ एंगेजमेंट कितना होगा, एटीट्यूड टुवर्ड्स गेमिफिकेशन क्या होगा, कोलैबोरेशन एंड सोशल अवेयरनेस. ठीक है, तो वो बेसिकली ये पॉइंट्स उसने पहले भी मेंशन किए थे, लेकिन यहाँ पे इनको अब ये 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा है, राइट, कि परफॉर्मेंस के ऊपर आपका इम्पैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ बैचेस, क्योंकि सम पीपल गेट रियली मोटिवेटेड, उनका हर पॉइंट इंक्रीज हो रहा होता है, तो उसकी वजह से उनकी मोटिवेशन इंक्रीज हो रही होती है और परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो रही होती है, ठीक है. तो फिर इसका परफॉर्मेंस का ताल्लुक वो कह रहे हैं इज विद टाइम स्पेंट और फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया इन प्लेइंग द गेम और आपने कितनी दफ़ा अटेम्प्ट की टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, राइट. फॉर इंस्टेंस अगर एक गेम एक लेवल पे ख़त्म हो जाता है एंड देन यू रीस्टार्टेड, तो आपको पता होता है कि मैं हर दफ़ा फॉर इंस्टेंस आई कांट गेट बियॉन्ड लेवल 5, आई कांट गेट बियॉन्ड लेवल 20. तो वो ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रगल का है ना, कि आपने कितनी अटेम्प्ट्स की और कितना टाइम स्पेंड किया टू परफॉर्म बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. तो सिंपली वो ये कह रहा है कि बैचेस कैन अफेक्ट स्टूडेंट्स बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ टाइम नीडेड टू परफॉर्म और प्रिसीजन इन परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स केयरफुलनेस.
कि जितना ज़्यादा आप उसको इम्प्रूव करते रहते हैं तो यू लर्न टू बी मोर केयरफुल। आपको पता है कि मैं हर दफ़ा स्टेज 5 का ये एक सर्टेन पॉइंट है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कभी मारियो ही खेला है तो आपको पता है कि किस जगह से आप बार-बार यू हैव बीन ड्रॉपिंग डाउन, राइट? तो फिर आप उस जगह पे जो है वो केयरफुलनेस आपकी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज़ यू नो कि पिछली दफ़ा मैं इस लेवल से ड्रॉप आउट हो गया था, तो मुझे अब इस लेवल से ड्रॉप नहीं होना बल्कि आगे जाना है। तो वो बेसिकली वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का बड़ा ताल्लुक होता है और टाइम स्पेंट का ताल्लुक होता है जो आपकी केयरफुलनेस और परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एक यहाँ पे उसने कहा कि जहाँ पे एक और स्टडी उसने मेंशन की जिसमें उसने कहा कि क्रैमर एंड कीफ्स्की जो हैं, इनको लगा कि शायद बैचेस का जो है वो लर्नर की परफॉर्मेंस से ताल्लुक नहीं है। और जबकि उससे पहले वाली ये जो स्टडी थी ग्रांट एंड बेट की, तो ग्रांट एंड बेट ने अपनी स्टडी में दे फाउंड कि लर्नर का जो बिहेवियर है वो बैचेस की वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी ही इज लर्निंग मोर एंड ही इज परफॉर्मिंग बेटर। जबकि ये कीफ्स्की एंड क्रैमर को लगा कि बैचेस की वजह से परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ा। तो आप ये देखें कि इट रियली डिपेंड्स कि किसने कितने लोगों के साथ स्टडी की, क्योंकि ये कीफ्स्की एंड क्रैमर जो है इन्होंने 150 लोगों को अपनी उसमें डाला हुआ था एक्सपेरिमेंट में, और ये जो ग्रांट एंड बेट हैं इन्होंने 281 स्टूडेंट्स को डाला हुआ था अपने ग्रुप में व्हेन दे वर ट्राइंग टू सी कि बैचेस का लर्निंग से क्या ताल्लुक है, कि बैच की वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या नहीं इंक्रीज हो रही। ठीक है, फिर ये इसने ये कहा कि लैंडर्स एंड लैंडर्स किसी और स्टडी की बात कर रहा है। ये लैंडर्स एंड लैंडर्स जो हैं वो लीडरशिप बोर्ड का ताल्लुक देख रहे थे कि लीडरशिप बोर्ड जो है वो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है या नहीं करता, राइट? तो उसने ये ट्रीटमेंट ग्रुप यानी एक्सपेरिमेंट ग्रुप को मेंशन कर रहा है और साथ में ये कह रहा है कि 55 स्टूडेंट्स थे और उसको ये लगा कि इंक्रीज देयर टाइम ऑन टास्क परफॉर्मेंस, क्योंकि लीडरशिप बोर्ड पे उनको जब नाम नजर आ रहे थे तो वो दे वर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर नेम ऑन द लीडरशिप बोर्ड। तो इसका मतलब ये है कि दे स्पेंट मोर टाइम टू परफॉर्म दैट टास्क। तो जिसका मतलब ये है कि अगर एंगेजमेंट लेवल कम भी हो रहा हो तो एक डिजायर टू बी ऑन लीडरशिप बोर्ड आपका इन्वॉल्वमेंट टाइम इंक्रीज कर देती है ना, कि आप किस काम को कितनी देर कर सकते हैं या कितनी देर करने में इंटरेस्टेड हैं। तो वो जो गोल आपके जहन में होता है कि मेरा नाम आना चाहिए लीडरशिप बोर्ड पे, तो जिसकी वजह से यू स्पेंड मोर टाइम डूइंग इट। इफ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम डूइंग इट तो इसका मतलब ये है कि यू आर परहैप्स लर्निंग मोर और एटलीस्ट यू आर परफॉर्मिंग मोर बिकॉज यू हैव स्पेंट मोर टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर लर्निंग और पर्टिकुलर गेम। ठीक है, तो सिंपली वो ये कह रहा है कि अगर आप ट्रेनिंग को गेम्स से करते हैं तो फिर यूजर की परफॉर्मेंस जो है वो कैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, और फिर देन ही सेज कि कुछ गेम्स जो है वो प्लगइन्स ऑफर कर रहे होते हैं, राइट? कि अगर आप यहाँ इस सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको सर्टेन प्लगइन वगैरह मिल जाता है। तो फिर देन ही सेइंग कि जी प्लगइन अगर देर मिल रहा हो तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो सिंपली वो ये कह रहा है कि जी हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में, कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंट ग्रुप वगैरह में ये प्लगइन्स को यूज करके देखा और वी जस्ट फाउंड के जी उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो आप मोस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, ओकेजनली आपको वो कोई ना कोई नेगेटिव रिजल्ट बता रहा है कि जी कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर इंस्टेंस उसने एक स्टडी बताई थी जिसमें बैचेस का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट था। उसने कहा कि जिन लोगों के पास बैचेस नहीं थे वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो शायद वो इसलिए एक्टिव थे बिकॉज दे वर ट्राइंग टू gain the batches etc. यहाँ पे आपको वो सिंपली यू नो कि मतलब एक तो उसने परफॉर्मेंस का ताल्लुक बताया, फिर उसने यहाँ पे आप देखें ही इज टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम। तो
सिंपली ये कह रहा है कि ट्यूटरिंग और उसको आप एनहांस कर सकते हैं स्कूल लेवल पे या जिस लेवल पे भी, क्योंकि जो हमने ब्रेन वाला वीडियो देखा था वो तो बहुत हाई लेवल पे था, क्योंकि ही वाज टॉकिंग अबाउट PhDs जो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और गेमर ने सॉल्व कर दी in 10 days. They had not solved problem in 15 years. तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स जो हैं वो दे कैन बी बिल्ट अराउंड गेमिफिकेशन, और स्टूडेंट लर्निंग एंड एंजॉयमेंट का डेफिनेटली रिलेशनशिप है। तो वी कैन सी कि उसने अभी से पहले एंजॉयमेंट का वर्ड ही नहीं इस्तेमाल किया, राइट? एंड राइट नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट एंजॉयमेंट। तो यू कैन ऑल्सो एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि अगर लीडरशिप बोर्ड पे नाम आ रहा है या बैचेस मिल रहे हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, तो उसकी वजह से प्लेयर जो है वो एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो वो बेसिकली आपको सिंपली यहाँ पे ये कह रहा है कि देन ही हैज अ गोल सेटिंग थ्योरी, कि जब आपको पता हो कि जी ये मेरा गोल है, ये मेरी कमिटमेंट है एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, तो फिर इसका मतलब ये है कि फॉर द प्लेजर ऑफ अचीविंग दैट गोल आप इंटरेस्टेड होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर बेसिकली ये आपके लास्ट पॉइंट्स ही थे कि परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मोटिवेशन यानी कि कौन सी चीज आपको मोटिवेटेड रखेगी फॉर लर्निंग एंड प्लेइंग गेम एंड फॉर इन्वेस्टिंग मोर टाइम इन प्लेइंग दैट गेम। तो नेचुरली अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज होगी। ये देखें यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अर्निंग बैचेस की वजह से भी आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज हो सकती है, लीडरशिप बोर्ड की वजह से भी आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज हो सकती है, एंड देयर कैन बी मेनी अदर थिंग्स जिसकी वजह से आपका एंगेजमेंट लेवल एनहांस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर और आप मुख्तलिफ जो यू नो लाइक यू विल बी मोर एंगेज्ड। तो एटीट्यूड वाली जो बात थी वो मैंने आपसे पहले भी की कि सोशल नेटवर्किंग का जो गेमिफिकेशन से ताल्लुक है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप मुख्तलिफ टीम्स पे जो खेल रहे होते हैं तो फिर आपका टीम की तरफ क्या एटीट्यूड है एंड हाउ गेम्स इम्पैक्ट योर सोशल बिहेवियर। और फिर जो आपका ये कोलैबोरेशन अगेन वही टीम से रिलेटेड है कि आप बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपको जो लाइक्स और अनलाइक्स या पीयर कमेंट्स जो हैं सोशल नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन के दौरान जो मिल रहे हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं एंड हाउ दे कीप यू मोटिवेटेड एंड एंगेज्ड। ठीक है, तो ये 5-6 डिफरेंट वर्ड्स थे जिसमें सोशल अवेयरनेस इज द लास्ट एलिमेंट, जो ये कह रहा है कि लीडरशिप बोर्ड पे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं या बैचेस के दौरान या मुख्तलिफ चीज़ों के दौरान आप यू आर अवेयर कि आपके बाकी टीम मेंबर्स जो हैं हाउ दे आर लुकिंग एट यू एंड हाउ दे आर कंसीविंग यू। तो ये सोशल कंपैरिजन कंडीशंस जो हैं उसको वो ये कह रही हैं कि दीज ऑल्सो मैटर। यहाँ पे वो जो आप में से कुछ लोगों ने आइसोलेशन का मेंशन किया था उसको वो सिंपली एक स्टीरियोटाइप के तौर पे कह रहा है कि ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं जिसको हम सोशल आइसोलेशन वगैरह कह देते हैं, कि जो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहते हैं वो सोशली आइसोलेटेड होते हैं, यानी फैमिली में परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। तो उसने सिंपली ये कहा कि दिस इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप जो कि गेमिफिकेशन के साथ लिंक कर दिया गया है। ठीक है, तो मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है अगर अभी तक अबाउट ऑल द थिंग्स। आई होप के आपको चीज़ें समझ आई। आई थिंक दे वर नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, जो गेमिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करी थी। Yes, Miss, समझ आ गई. It was actually very interesting. ओके, तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी चीज़ के बारे में? मिस आई हैव अ क्वेश्चन। जी बताइए हारिस। मिस ये जो भी हमने लास्ट में पढ़ा है स्टीरियोटाइप्स वाला, जी जी। मिस अभी प्रैक्टिकली देखे तो ये स्टीरियोटाइप नहीं है। ओके, फिर ये क्या है? वो उसने उसको स्टीरियोटाइप के तौर पे सिर्फ इसलिए मेंशन किया बिकॉज ही इज सेइंग कि जब चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं तो उनके अराउंड स्टीरियोटाइप्स भी डेवलप हो रहे होते हैं ना। तो वो सिंपली आपको ये कह रहा है कि आप इसको से अगर डिसएग्री कहेंगे तो व्हाट वुड यू एग्जैक्टली लाइक टू से, कि क्या है ये हारिस? आपको मिस लग रहा है कि ये एक्चुअली नेगेटिव है
Miss, I disagree. अच्छा, वो ये कह रहा है कि लीडरशिप बोर्ड प्रोड्यूस्ड इफेक्ट इन द सोशल कंपैरिजन कंडीशन और एंड लेड टू द स्टीरियोटाइप थ्रेट्स एंड इफेक्ट्स ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इट कि गेमिफिकेशन जो है इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। लेकिन आप Yes, ये miss. देखें कि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल एक्चुअली ये नहीं कह रहा था कि आप कौन से गेम्स खेल रहे हैं या कौन से गेम्स खेलने चाहिए। वो सिंपली ये कह रहा था कि गेमिफिकेशन को यूज करें फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ताकि गेमिफिकेशन कैन बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो वो नेचुरली डिपेंडिंग के पीपल व्हाट टाइप ऑफ गेम्स दे प्ले, तो वो आपको सिंपली सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो थ्रेट्स हैं, स्टीरियोटाइप का थ्रेट या एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बैड इम्पैक्ट का थ्रेट, तो जिसकी वजह से आपकी जो सोशल वो ये कह रहा है कि इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन दैट एज वेल, कि फिर आप डिस्करेज करेंगे ना यूजिंग इट। Yes, miss, I get it. ठीक है, तो वो सिंपली ये कह रहा है कि इसको जो डिफरेंट चीजें प्लान करनी है उनको हमें जरा वाइजली प्लान करना है, बिकॉज ये स्टीरियोटाइप विल रिमेन देयर, सोशल कंपैरिजन कंडीशन और लेड टू स्टीरियोटाइप थ्रेट्स एंड इफेक्ट्स ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये तमाम चीज़ों को वो सिंपली ये कह रहा है कि सोशल अवेयरनेस जो है वो गेमिफिकेशन के थ्रू जनरेट की जा सकती है, और गेमिफिकेशन के थ्रू जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी एनहांस किया जा सकता है। तो ही इज जस्ट सजेस्टिंग कि आप मतलब व्हाटएवर यू वांट टू यूज यू वुड स्मार्टली वांट टू यूज इट। ठीक है, thank Okay, you miss. everyone. I think most of you have been very consistent, and most of you had I think interest in topics also. Okay, Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. best Hafiz. luck. Allah Hafiz, Okay, ma'am. Allah Hafiz, Best of luck, ma'am. Allah Best of Hafiz. जी, Allah Hafiz।